नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री का संवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त वर्चुअल बैठक ले रहे हैं। सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी बैठक में मौजूद है। सबसे पहले सिद्धार्थ महाजन ने प्रेजेंटेशन दिया। अभी केस डबलिंग का समय 26 दिन है। अब तक 93 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को भी देख रही हैं। तो जो हमारी मोबाइल वैन चलेंगी सर, वो नॉन कोविड पेशेंट्स की भी दवाइयां लेके जाएंगी, उनका भी ओपीडी होगा और उनको भी दवाइयां देंगी। क्योंकि लोगों को हमने सर अभी कर्फ्यू के माध्यम से पाबंद किया है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये सारी व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं सर मोबाइल वैन के माध्यम से सर। इसके साथ साथ सर जो मोबाइल मेडिकल वैन्स और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, उनके द्वारा पीएचसी स्तर पर जांच सुविधा और जिला चिकित्सालय स्तर पर भी जो सुविधाएं हैं वो जांच की और औषधियों की वो भी दी जाएंगी सर। इसके साथ साथ सर जो हमारी सर्वे की टीम है सर, जो घर घर सर्वे कर रही है सर, उसको भी हमने अपनी सीएचसी के साथ जोड़ा है। जो घर घर सर्वे के अंदर अगर कोई ऐसा पेशेंट लगता है उनको कि जिसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो उसको एम्बुलेंस मंगवा के सर वो घर घर सर्वे की टीम वाले की जिम्मेदारी होगी कि उसको उस सीएचसी पे पहुंचाया जाए जहां पे उसका मेडिकल चेकअप हो और आगे जैसे डॉक्टर सलाह दे उस हिसाब से उसकी कार्रवाई हो सर। जो वरिष्ठ नागरिक और जो क्रोनिक बीमारी वाले होते हैं सर, उसके लिए भी हमने निर्देश दिए हैं कि सर उनकी जो पुरानी पर्चियां हैं जो डॉक्टर ने लिखी हैं, तो उसी पुरानी पर्चियों के हिसाब से ही सर उनको हम आगे भी दवाइयां देते रहेंगे, चाहे वो पीएचसी से हो, चाहे सीएचसी से हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय से हो। तो इस लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे सर उनको नई पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वो पुरानी पर्ची के माध्यम से सर हम उनको दवाइयां जो उनको पहले से प्रिस्क्राइब है वो देते रहेंगे सर। चलिए, तो सुशांत पारिक इस वक्त जुड़ रहा है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। सुशांत, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि बार बार जो है ये कहा जा रहा था कि शहरों को तो कंट्रोल करने में इतनी परेशानी आ रही है, गाँव में अगर इस तरह से प्रकोप देखने को मिला तो स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी। क्या कुछ इस बैठक में प्रमुख रहने वाला है? देखिए, अभी जो सिद्धार्थ महाजन हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो यही बता रहे हैं अभिनव की गांव में स्थितियां बिगड़ चुकी हैं और संक्रमण फैल रहा है। कई कई गांव ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब गांव में चिकित्सा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं होती तो लोगों को केवल और केवल जागरूकता के सहारे ही जो है सरकार के पास एक तरीका है, वो आए अपनी जांच करवाएं अपने पास के कस्बे में या उपखंड स्तर पे या जिला स्तर पे, ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं प्रदेश में, 17,000 18,000 के आसपास केस आ रहे हैं अभिनव, अब उनमें बड़ी संख्या गांवों से आने वाले लोगों की भी शामिल हो गई है। हमने कल अपनी वीसी में कहा था कि अगर गांव के यही हालात रहे तो फिर हम केवल मीटिंग करते रह जाएंगे, इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। और आज की इस वीसी का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर ही है सीएम का, और चिकित्सा मंत्री से लेकर गांव के वार्ड पंच तक जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखेंगे और ओपन वीसी रखी गई है ताकि सभी लोग जो सरकार के कदम हैं उनके बारे में समझ सकें और उन्हें अपना भी सकें। जी सुशांत, इस पूरे मामले को लेकर कटारिया ने पत्र भी लिखा हुआ था पहले, और यही वजह कि आज वो जुड़े हैं तो तमाम उन्होंने जो चिंताएं गाँव को लेकर जाहिर की थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जैसे लॉकडाउन तो लगाया गया लेकिन शहरों में पालना सुनिश्चित हो जाती है, गांव में अगर लॉकडाउन की पालना भी अगर नहीं हो पा रही है, लोग मास्क को लेकर भी उस स्तर पर जागरूक नहीं हो पा रहे, तो फिर कवायद दूसरी कोई भी की जाए बहुत ज्यादा वो कामयाब होती दिखेंगे नहीं। यही कहीं ना कहीं चुनौती है सबसे बड़ी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। गुलाब चंद कटारिया ने अपनी चिट्ठी में उदयपुर के गांवों का जिक्र किया था, लेकिन प्रदेश के सभी संभागों में यही स्थिति है अभिनव, गांव में खास तौर पर। और गांव में सरकार अब अवेयर करने के लिए कई तरह के माध्यम जो है वो उनका सहारा ले रही है। लोगों को लाउड स्पीकर से जागरूक किया जा रहा है। गाँव के पंच सरपंचों को जिम्मेदारी दी गई है। खासतौर पे एक बड़ी जो पहल की गई है इस लॉकडाउन में कि अब आप गाँव से दूसरे गाँव में भी नहीं जा सकेंगे, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन इसकी पालना कितनी होगी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या इतने बड़े पैमाने पे सरकार का जो जिला प्रशासन जिला पुलिस है वो व्यवस्थाएं कर सकती हैं एक एक गांव पर? ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है, वहां के नागरिकों की है, वहां की पंचायतों की है कि वो अपने गांव स्तर पर इस तरह की बैठक जो है वो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली नहीं हो, बड़े आयोजन नहीं हो, बोझ नहीं हो और लोग अपने घरों में रहे, दूसरे गाँव में ट्रेवलिंग नहीं करें। ये लोगों को खुद सुनिश्चित करना होगा अभिनव। ठीक है सुशांत, बने रहेगा। एक जो बैठक में बातें रखी जा रही है, जो डेटा रखे जा रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद निःशुल्क ये 3 कैटेगरीज हैं जिनका पूरा प्रीमियम भी
राज्य सरकार ही वहन कर रही है सर। और बाकी जो है सर, जो जितने भी परिवार हैं जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी को छोड़ दे सर, सरकारी पेंशनर जिनके लिए राज्य सरकार सर आपके निर्देशानुसार अलग से एक स्कीम ला रही है, जो कि भी इसकी तरह बहुत विस्तृत स्कीम होगी, उनको छोड़ दे। उसके अलावा सारे परिवार राजस्थान के अंदर इस स्कीम से 850 रुपए, जो कि प्रीमियम की 50% राशि होती है, उसका भुगतान करके जुड़ सकते हैं सर। नेक्स्ट सर, अब इस योजना में कैसे लाभ लेना है सर, उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं सर। तो जिन व्यक्तियों ने सर 1 अप्रैल से इस योजना का पंजीकरण हमने शुरू कर दिया था, तो 30 अप्रैल तक इसको पहले था सर, लेकिन कोरोना की परिस्थिति देखते हुए सर आपने इसको 31 मई तक बढ़ा दिया था सर। तो 30 अप्रैल तक जिनका भी पंजीकरण हुआ है सर, उनको 1 मई से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है सर। और 1 मई से 31 मई में जो भी पंजीकरण करते हैं सर, उनको पंजीकरण करवाने के दिनांक से ही लाभ देय होगा सर। ये सर आपने विशेष प्रावधान कराया है सर इंश्योरेंस कंपनी से बात करके। तो जो क्योंकि कोरोना की विशेष परिस्थिति को देख के सर 1 मई से 31 मई में भी जो पंजीयन कराते हैं सर, उनको पंजीयन की दिनांक से ही लाभ देय होगा। 31 मई के बाद जो पंजीयन कराते हैं सर, उनको अगस्त 2021 से लाभ देय होगा सर। एनएफएसए और सेक डेटा वाले परिवारों को जैसे मैंने बोला, उनको दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही इस योजना के साथ जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट सर, पंजीयन स्वयं ऑनलाइन कराया जा सकता है या ई मित्र केंद्र के ऊपर कराया जा सकता है। ई मित्र केंद्र के ऊपर पंजीयन कराने में सर समस्त शुल्क जो ई मित्र केंद्र संचालक को दिया जाता है, वो राज्य सरकार वहन कर रही है, यानी पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। पंजीयन के लिए लाभार्थी को अपने साथ जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार कार्ड के पंजीयन की रसीद और आधार कार्ड अवश्य लाना होगा। हमने सर ये आपके निर्देशानुसार ये व्यवस्था की है कि जिसका भी जन आधार कार्ड नहीं बना है, उसको कोई कठिनाई हो तो जैसे ही जन आधार कार्ड पे ई मित्र पे जाके जन आधार के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए जो नंबर उसको मिलता है, उसके बेसिस के ऊपर भी वो इस योजना से जुड़ सकता है। उसके बाद सर उसको एक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि निःशुल्क उसको दिया जाएगा। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए भी जो पेमेंट ई मित्र को करना है, वो राज्य सरकार ही कर रही है, यानी कि पूरा जो एंड टू एंड पंजीयन है सर उसका वो निःशुल्क रहेगा। नेक्स्ट, और साथ में जो नया अपना जन आधार कार्ड बनाने आता है सर, इसके साथ साथ वो भी उसके लिए निःशुल्क रहेगा। अब सर इसके अंदर योजना के अंदर अस्पताल में लाभ कैसे मिलना है सर, उसके बारे में भी सभी को अवगत करा दूं। अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व योजना में पंजीयन होना आवश्यक है। अस्पताल में भर्ती होते समय पात्र लाभार्थी योजना के काउंटर पर बताए कि वह योजना का लाभार्थी है। अस्पताल में बताए कि वो योजना का लाभार्थी है। अस्पताल में अपना जन आधार कार्ड का नंबर, जन आधार पंजीयन संख्या और पॉलिसी दस्तावेज दिखाए। जिला कलेक्टर को कोविड उपचार हेतु अधिकृत वे अस्पताल जो योजना में संबंध है, वे कोविड उपचार के लिए करने के लिए भी अनुमत है। यानी कि जितने भी जो जिला कलेक्टर ने अधिकृत करे, वो सारे कोविड उपचार के लिए भी अस्पताल अधिकृत है सर। अधिकृत अस्पतालों की सर सारी सूची, प्राइवेट अधिकृत अस्पतालों की सारी सूची सर हमने समाचार पत्रों में, लोकल न्यूज़पेपर्स में भी डाल दी है सर, और वेबसाइट पे भी डाल दी है सर। नेक्स्ट सर, अब तक की प्रगति के बारे में मैं बता दूं सर। 1 अप्रैल 2000 के से हमने ये पंजीयन शुरू किया गया था सर, और अभी तक ये चल रहा है सर। तो जो 850 रुपए दे के जुड़ते हैं सर परिवार, वैसे जो आधा प्रीमियम की राशि दे के जुड़ते हैं, तो 7,26,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं सर। निःशुल्क श्रेणी जो हमने बताई थी सर मैंने पहले, उसमें 18,18,000 परिवार जुड़ चुके हैं सर। कुल मिला के सर इसके अंदर 25,44,000 परिवार नए जुड़ चुके हैं सर। और अब तक सर जब से ये योजना चालू हुई है सर, 30 जनवरी 2021 से लेके 20 अप्रैल तक की जो नई हमने वो लागू करी थी सर, तो इन महीनों के अंदर 106 करोड़ रुपए के क्लेम आ चुके हैं सर। और 1 मई से अब तक 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ के क्लेम प्राप्त हो चुके हैं सर पिछले 8-9 दिनों के अंदर। नेक्स्ट सर, वैक्सीनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, और आपके निर्देशानुसार सर वैक्सीनेशन के अंदर राज्य के अंदर हमने सर बहुत
सारे जिलों के अंदर सारे जिलों ने मिलकर सर, प्रशासन ने और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको बहुत ही विस्तृत रूप से चलाया था सर। और उसी की वजह है सर राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए में सबसे आगे रहा है सर। अब तक सर हम 1,40,00,000 से अधिक हम इसके अंदर टीका लगा चुके हैं, जिसमें 1,12,00,000 लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं और 27 लाख से अधिक लोगों को द्वितीय डोज लगा चुके हैं। अगर हम परसेंटेज में देखें सर, तो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सर हम लगभग 64% लोग, जो कि सेंसस डेटा के हिसाब से हमने लिया है, लगभग 64% लोगों को हम प्रथम डोज लगा चुके हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 75% लोगों को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं सर। यानी कि सर हम इसके अंदर परसेंट वाइज देखें सर, हम सारे स्टेट्स के अंदर सबसे अग्रणी है सर। और बहुत ही अच्छी तरीके से सर, बहुत ही ये वैक्सीनेशन का बहुत अच्छी स्पीड रही है सर। और हमारी सर जो व्यवस्था है वो आज की तारीख में अगर हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो तो हम एक दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों को भी वैक्सीन लगा चुक सकते हैं। हमने हाईएस्ट सर 5,81,000 को लोगों को एक दिन में लगाया है, लेकिन उसके बाद से थोड़े हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं सर। अब भारत सरकार ने सर हमारा 15 दिन का यानी कि फोर्टनाइट का एक वैक्सीन का अमाउंट फिक्स कर दिया सारे स्टेट्स का, जिसमें राजस्थान को लगभग 17.5 लाख वैक्सीन मिलेगा, जो कि हमारे यानी कि एक दिन के अंदर लगभग 1.25 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास वैक्सीन बैठती है सर। तो उस कारण से सर थोड़ा सा हमारा स्लो डाउन हो गया है सर। अदरवाइज हमारी जो स्पीड चल रही थी तो वो हम लगभग 6 लाख के आसपास तो पर डे के अंदर हमने छू लिया था सर। और सर